परेश जैसे ही राजधानी एक्सप्रेस में अपनी सीट पर पहुंचा, वह बुरी तरह से चौंक गया। चौंकने का कारण सामने वाली सीट पर बैठी एक महिला थी। वह महिला भी परेश को देखकर चौंक गई थी। दोनों की नज़रें मिली और दोनों के चेहरे पर कई भाव आने जाने लगे। आप कहाँ जा रहे हैं? हिम्मत करके उस महिला ने पूछ ही लिया। बस यहीं कानपुर तक। और आप? परेश ने भी बात आगे बढ़ा दी थी। मैं भी कानपुर ही जा रही हूँ। महिला के होठ अब की बार पहले से अधिक फैल गए थे। अच्छा, क्या आजकल कानपुर में रहने लगी हो? परेश के शब्दों में जिज्ञासा अधिक थी। हाँ, आजकल कानपुर में ही रहती हूँ। आप कानपुर कैसे जा रहे हैं? अब महिला की आंखों में जिज्ञासा थी। बस यूं ही। परेश उसे बताना नहीं चाहता था कि वह कानपुर क्यों जा रहा है। परेश ने अभी सोचा नहीं था कि उसका सामना कभी इस तरह से भी होगा। उस महिला को देखकर परेश 5 साल पहले की दुनिया में चला गया। कितना सुहाना संसार था उसका। अच्छा खासा व्यवसाय था उसका। लखनऊ में लग्जरी लाइफ एंजॉय कर रहे थे दोनों मतलब परेश और उसकी पत्नी सवी। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। एक जान दो जिसमें थे वे दोनों। उनकी शादी को तब तक 5 साल हो चुके थे, मगर उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे वे दोनों पति पत्नी ना होकर प्रेमी प्रेमिका हो। उन्हें देखकर उनके रिश्तेदारों को भी रश्क होने लगता था। दोनों के बीच बड़ी शानदार बॉन्डिंग थी, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन परेश को अपने व्यवसाय के सिलसिले में लंदन जाना था। उसकी फ़्लाइट बुक थी। वह टैक्सी से एयरपोर्ट आ गया। मौसम बड़ा खतरनाक हो गया था। तब मूसलाधार बरसात होने लगी थी और तूफ़ान आया हुआ था। बस आंधी तूफ़ान बरसने के कारण वह फ़्लाइट निरस्त कर दी गई थी। क्षतिपूर्व के रूप में बस यात्रियों के लिए अगले दिन 10 बजे फ़्लाइट बुक कर दी गई थी। परेश सोचने लगा कि वह रात यहीं गुजारे या अपने घर चला जाए। यहाँ कहाँ रात गुजारेगा वह। उसने सभी को सरप्राइज़ देने का सोचा। उसने एक टैक्सी की और वापस घर आ गया। चूँकि वह सभी को सरप्राइज़ देना चाहता था, इसलिए उसने डोरबेल भी नहीं बजाई थी। वह चुपके से गेट खोलकर अपने घर में दाखिल हो गया और दबे पांव अंदर की ओर बढ़ने लगा। उसने दरवाजे पर दाएं हाथ से जोर डाला तो दरवाज़ा खुलता चला गया। शायद सभी दरवाज़ा बोल्ट करना भूल गई थी। वह मन ही मन सोचता हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसे अपने बेडरूम से कुछ आवाज़ें आ रही थी। जाहिर है कि उनमें से एक आवाज़ सभी की थी। दूसरी आवाज़ किसकी हो सकती है? उसके माथे पर बल पड़ गया। उसने अपना दिमाग खूब दौड़ाया, पर उसे कहीं से कोई क्लू नहीं मिल रहा था। फिर उसने हल्के से दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन शायद वह अंदर से बंद था, इसलिए खुला नहीं। परेश का सस्पेंस और बढ़ गया था। दूसरी आवाज़ किसी मर्द की थी। सभी अपने बेडरूम में किसी मर्द के साथ क्या कर रही है? सोचते सोचते परेश थक गया, लेकिन कुछ अंदाज़ा नहीं लगा पाया। वह दरवाजे के ठीक सामने एक खंभे की आड़ में खड़ा हो गया। वह देखना चाहता था कि सभी किसके साथ बेडरूम शेयर कर रही थी। थोड़ी देर में दरवाज़ा खुला तो उसमें से एक 22-23 साल का युवक बाहर निकला। उसके पीछे पीछे सभी भी बाहर आई।
उसके वस्त्र अस्त व्यस्त थे और वह लपक कर उस युवक से लिपट गई। अब कुछ समझने को बचा नहीं था उसके पास। परेश आसमान से धरती पर ऐसा गिरा कि उसके सारे अस्थि पंजर चूर चूर हो गए। इस दृश्य की कल्पना नहीं की थी परेश ने। यह दृश्य देखकर वह जैसे एक बुद्ध बन गया था। जैसे ही वह युवक सभी से अलग होकर जाने को हुआ, परेश उसके सामने आ गया। अचानक परेश को सामने देखकर वह युवक घबरा गया और बाहर भाग गया। सभी अविश्वसनीय नज़रों से परेश को देखती रह गई, जैसे कि वह परेश नहीं होकर उसका भूत हो। परेश अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाया और उसने एक झन्नटेदार थप्पड़ सभी के गाल पर रसीद कर दिया। सभी वहीं बैठकर जोर जोर से रोने लगी। कौन था वो लड़का? कब से चल रहा है यह सब? तुम्हें ऐसा कृत्य करते समय ज़रा भी लाज नहीं आई? यदि यही सब करना था तो मुझसे प्यार का नाटक क्यों करती रही आज तक? परेश की आंखों में चिंगारियाँ निकल रही थी। सभी ने परेश की किसी भी बात का जवाब नहीं दिया, बस रोती रही। परेश उसे मारने को जैसे ही उद्यत हुआ, वह कहने लगी, मारो मुझे और मारो, मैं ज़िंदा रहने लायक नहीं हूँ। मैं उल्टा हूँ, पापन हूँ और आपकी अपराधी हूँ। आप जो चाहे मुझे दंड दे सकते हैं, पर क्या आप ये नहीं जानना चाहोगे कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँची? अब जानने से भी क्या लाभ? क्या अब तुम मेरा खोया विश्वास लौटा सकती हो? तुमने अपना चरित्र ही नहीं खोया है, अपितु मेरा विश्वास भी खोया है। चरित्र खोने से अधिक बुरा विश्वास खोना होता है। इसलिए तुम अब जो भी बात बताओगी वह महज एक कहानी ही होगी और कुछ नहीं। परेश पसीने से नहा गया था। प्लीज़ आप एक बार मेरी बात तो सुन ले। मैं आपको सब कुछ बताती हूँ, पर पहले मैं एक वादा लेना चाहती हूँ। सभी ने परेश की ओर आशा भरी नज़रों से देखा। कैसा वादा? मैं कोई वादा करने की स्थिति में नहीं हूँ और तुमने अब वादा करवाने का अधिकार भी खो दिया है, इसलिए कोई वादा नहीं करूँगा। कहना है तो कहो, नहीं तो भाड़ में जाओ। मैं सोने जा रहा हूँ और हाँ, मेरे कमरे में घुसने की कोशिश मत करना। अब मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं है। इतना कहकर परेश एक झटके से वहाँ से चला गया और अपने कमरे में बंद हो गया। सभी वहीं खड़ी खड़ी अहिल्या की तरह पत्थर की बन गई थी। उसकी आँखों से गंगा जमुना बहने लगी। उसे खुद पर भी गुस्सा आ रहा था कि वह यहाँ तक कैसे आ पहुँची थी। क्या यह केवल परिस्थितियों की देन थी या इसमें उसका भी योगदान था? उसे वह रात याद आने लगी जब उसकी पहली मुलाकात हजारी से हुई थी। हाँ, हजारी ही तो नाम था उस युवक का जो अभी अभी यहाँ से गया था। करीब साल भर पहले की एक रात की बात है। उस रात परेश अपने काम से लखनऊ से बाहर गया हुआ था। सभी घर में अकेली थी। उसने घर के सब दरवाजे और खिड़कियां अच्छी तरह से बंद कर ली थी और वह अपने कमरे में सोने चली गई थी। सोने से पहले उसने परेश से फ़ोन पर बात भी की थी और फिर वह सो गई थी। उस रात गर्मी बहुत थी, इसलिए वह सारे कपड़े उतार कर एक झीनी सी नाइटी में ही सो गई थी। अचानक खटपट की आवाज़ सुनकर सभी की नींद खुल गई। उसने देखा कि एक युवक उसकी अलमारी में कुछ ढूंढ रहा है। उसे देखकर सभी की चीख निकलने वाली
ही थी कि वह आदमी कूदकर उसके पास आ गया और उसका मुंह जोर से खींच लिया। उसकी चीख अंदर ही अंदर घुट कर रह गई थी। फिर उस व्यक्ति ने उसके सिर पर एक जोर का पंच मारा जिससे वह बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तब उसने देखा कि उसके दोनों हाथ पलंग से बंधे हुए हैं और वह व्यक्ति उसके ऊपर चढ़ा हुआ है। सभी यह देखकर घबरा गई और वह ज़ोर से चिल्लाई, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकली। उस व्यक्ति ने उसके मुंह पर एक टेप चिपका दिया था। वह अपनी विवशता पर खून के आंसू रोने लगी। उस युवक ने उसके गले पर एक तेज धारदार चाकू रखते हुए उससे कहा, खबरदार, जो मुंह से ज़रा सी भी आवाज़ निकाली काट कर रख दूंगा। मैं एक चोर हूँ और यहाँ चोरी करने ही आया था, मगर तेरा मखमली बदन देखकर मेरी नीयत डोल गई। अब मुझे चोरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तेरे मखमली बदन में है। मुझे राजी राजी अपना काम करने दोगी तो यह तेरे लिए भी ठीक रहेगा, नहीं तो जो मुझे करना है वह तो मैं करके ही रहूँगा, पर ज़ोर ज़बरदस्ती से परेशानी तुझको ही होगी। उसके बाद वह युवक अपना काम करने लग गया। सभी अपना बचाव करने की स्थिति में नहीं थी। वह चिल्ला भी नहीं सकती थी। उसकी आत्मा अंदर करने लगी। अपनी बेबसी पर सभी को रोना आ रहा था, लेकिन वह रो भी नहीं सकी थी। अपमान और विश्वता की पट्टी में जल रही थी सभी। वह युवक अपना काम करने लगा। सभी दर्द से तड़पती रही, लेकिन वह दुष्ट उसे नोचता खसोड़ता ही रहा। अपना काम खत्म होने पर उस युवक ने एक चोर का अट्टहास किया और चला गया। सभी का सब कुछ लुटा चुका था। उसने चोरी का माल भी वहीं छोड़ दिया था। सभी भौचक्की सी उसे जाते हुए देखती रह गई। वह चोर उससे जिल्लत दे गया था। चोरी ही करता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन वह उसकी जीवन भर की पूंजी लूट कर ले गया था। उसने आत्महत्या करने की सोची, लेकिन वह हिम्मत नहीं जुटा पाई। उसकी आंखों से दर्द बहने लगा। वह रात भर कराहती रही। सुबह होने पर उसने खिड़की दरवाजे सब चेक किए तो पता चला कि एक कमरे की खिड़की टूटी हुई है और उसकी ग्रिल भी निकली पड़ी है। वह समझ गई कि वह चोर इसी से उसके घर में घुसा था। अब उसका घर असुरक्षित हो गया था। परेश को अभी सारी बात बताना ठीक नहीं है। यह सोचकर उसने फ़ोन पर परेश को इतना ही बताया कि बीती रात उसके घर में एक चोर घुस आया था। उसने खिड़की ग्रिल सब तोड़ दिए और वह घर में घुस गया। नींद खुलने के कारण चोर भाग गया। उसने परेश से खिड़की ठीक कराने के लिए कहा। परेश ने वहीं से फ़ोन करके एक मिस्त्री को भेज दिया, जिसने फिर से उस खिड़की को ठीक कर दिया। उस रात सभी ने सभी खिड़की दरवाजे फिर से चेक किए और संतुष्ट होने पर वह सो गई। उसने आज अपने कमरे को अंदर से भी बोल्ट कर लिया था। अचानक रात को उसे महसूस हुआ कि कोई उसे जगा रहा है। उसने आंखें खोली तो सामने उसी युवक को खड़ा पाया। उसे सामने देखकर वह घबरा गई और वह चिल्लाने को हुई तो इस बार भी उस युवक ने उसके मुंह पर कसकर हाथ रख दिया और बोला, समझ नहीं आता है क्या तुझे चिल्लाने का? नहीं नहीं तो काट कर रख दूंगा अभी। उसने हवा में अपना चाकू लहराया। सभी चाकू देखकर डर गई और थर थर कांपने लगी।
मुझे तेरे घर से कुछ नहीं चाहिए, बस तू चाहिए। वैसे तो मैंने बहुत सी औरतें देखी है, पर तू सबसे अलग है, इसलिए मुझे तू पसंद आ गई है। मैंने खुद को बहुत रोका पर रुक न सका। तेरे हुस्न ने मुझ पर जादू कर दिया है। अब मैं तेरे बिना रह नहीं सकता हूँ। देख, एक तरफा में उतना मज़ा नहीं आता है। मैं चाहता हूँ कि तू भी मेरा साथ दे। बोल, क्या कहती है तू? यदि मेरा साथ देगी तो मैं फिर कभी नहीं आऊँगा। अब तू डिसाइड कर ले कि तुझे आज भी हाथ बंधवाने हैं या बाकी शब्द उसकी व्यंग्यात्मक हंसी में खो गए थे। सभी ने कल विरोध कर देख लिया था। विरोध करने का कोई फ़ायदा नहीं था। फिर आज विरोध करने भी क्या कर लेगी वह? अतः उसने उस युवक के सक्षम समर्पण कर दिया। उस रात वह युवक शराब पीकर आया था, इसलिए वह फुल मस्ती में था। वह सभी के बदन से बहुत देर तक छेड़छाड़ करता रहा। उसकी हरकतों से सभी भी पिघल गई और वह उसे पूरा सहयोग करने लगी। अपना काम खत्म करने के बाद जैसे ही वह युवक जाने लगा तो उसने कहा कि कल दरवाज़ा खोलकर रखना, फालतू में खिड़की तोड़नी पड़ती है मुझे। इसमें तेरा भी नुकसान होता है और मुझे भी फालतू की मेहनत करनी पड़ती है। पर तुमने तो कहा था कि अब तुम नहीं आओगे। घबरा कर सभी बोली। हाँ कहा था, पर आज तूने जो मज़ा दिया है ना, उससे मेरा इरादा बदल गया है। बोल, दरवाज़ा खुला रखेगी या नहीं? सभी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपने कमरे में बंद हो गई। दिन में वह युवक एक मिस्त्री को लेकर आया और उसने वह खिड़की फिर से ठीक करवा दी। उसने मिस्त्री को भेजकर सभी से कहा, आज मैं फिर से आऊँगा और हम दोनों साथ में खाना खाएंगे। मैं ठीक 10 बजे आऊँगा, तुम तैयार रहना। वह मुस्कुराता हुआ चला गया। सभी सोच में पड़ गई कि वह क्या करे क्या नहीं। एक बार तो उसके मन में आया कि वह सब कुछ परेश को बता दे, लेकिन अगले ही पल उसने सोचा कि इससे परेश उस पर शक करेगा। नहीं, परेश को बताना ठीक नहीं है। उसने तय कर लिया। ठीक रात को 10 बजे वह युवक आया। उस रात सभी ने दरवाज़ा बंद नहीं किया था। उसने उस चोर के लिए खाना भी बनाकर रखा था। दोनों ने मिलकर साथ खाना खाया। उस रात सभी नॉर्मल थी और वह उसकी बातों का जवाब भी हंसकर दे रही थी। वह रात सभी के लिए एक अविश्वसनीय रात बन गई। बस उस रात के बाद सभी की ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई। आज आपने मुझे वह खुशी दी है जो मैं कभी हासिल नहीं कर पाया था कभी। क्या यह खुशी मुझे हर रात मिल पाएगी? चोर बोला। कैसी बातें करते हो तुम? मैं कोई अविवाहित थोड़ी ही हूँ। सभी घबरा कर बोली। तो ये बात है, तो फिर छोड़ दे उसे और मेरे साथ चल। सभी एकदम से बोल पड़ी। क्या चोरी करने? सभी की बात पर चोर चुप रह गया। बोलो, अब चुप क्यों हो गए? मेरे पास और कोई काम धंधा नहीं है। अब यही मेरी ज़िंदगी है, मैं इसे छोड़ नहीं सकता हूँ। आह भरते हुए चोर बोला। तो फिर मैं तुम्हारे साथ कैसे आ सकती हूँ? चोर कुछ सोचते हुए बोला। तो फिर ठीक है, तुम यही रहो अपने पति के साथ। मुझे अपना मोबाइल नंबर दे दो। जब तुम घर में अकेली रहोगी तब मैं आ जाऊँगा। अब ठीक है। उसकी आंखों में चमक थी। हाँ, ये ठीक रहेगा, पर तुम फ़ोन मत करना कभी, मैं ही करूँगी केवल। समझ गए ना?
सभी ने उसे चेताते हुए कहा, जी समझ गया, तुम्हारा मोबाइल नंबर बताओ और ये भी बताओ कि मैं इसे किस नाम से सेव करूं। सभी नाम है मेरा। उसने अपना मोबाइल नंबर बताते हुए कहा, मेरा नाम हजारी है, इस नाम से सेव कर लेना। उसकी इस बात पर सभी हंस पड़ी। इसमें हंसने की क्या बात है? क्या मेरा नाम पसंद नहीं आया? नहीं, वो बात नहीं है। मैं अपने फ़ोन में इस नाम से सेव नहीं कर सकती हूँ ना। अगर मेरे पति ने पूछ लिया कि ये हजारी कौन है तो मैं क्या बताऊँगी? कोई और नाम सोचना होगा। काम वाली बाई कैसा रहेगा? वह शरारतपूर्ण मुस्कान के साथ बोली, धत, मुझे मर्द से औरत बना दोगी क्या तुम? ये भी कोई नाम है भला? अरे बुद्धू, तुम नहीं समझोगे अभी। तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है इससे? सभी शरारतपूर्व हंसी के साथ बोली, अच्छा बाबा, जो मर्जी हो रखो, नाम चाहे औरत का रख लो, पर रहूँगा तो मर्द ही ना। फिर वह सभी के गले लगता हुआ बोला, तो मैं कल भी रात को 10 बजे आऊँगा। इस पर सभी एकदम से घबरा गई और बोल पड़ी, नहीं नहीं, कल तो परेश आ जाएंगे, इसलिए कल मत आना। फिर मेरा क्या होगा? मैं आपके बिना कैसे रह पाऊँगा? हजारी रुआसा होकर बोला। उसकी बेताबी देखकर सभी को बहुत अच्छा लगा। होठों पर अर्थपूर्व मुस्कान लाते हुए उसने कहा, थोड़ा सब्र करना सीखो मिस्टर। सब्र का फल मीठा होता है। औरों के लिए होता होगा, मेरे लिए नहीं है। इस सब्र के चक्कर में मेरी तो जान ही चली जाएगी। हजारी अपने दिल पर हाथ रखता हुआ बोला। उसकी हालत देखकर सभी बहुत खुश हुई। हजारी उसे कितना चाहता है, इतना प्यार तो परेश ने भी नहीं किया था कभी। घबराओ नहीं, जैसे ही मैं अकेली होऊंगी तुम्हें फ़ोन कर दूंगी, तब आ जाना। अब ठीक है, सभी उसे बाहर ढकेलते हुए बोली। हजारी अनमने मन से चला गया। उस दिन से उसकी मोहब्बत का यह सिलसिला चल निकला, जिसकी परिणति आज की घटना में देखने को मिली थी। परेश के जाते ही सभी ने हजारी को फ़ोन कर दिया था और हजारी तुरंत आ गया था। फिर दोनों प्रेम के समंदर में तैरने लगे थे। उसे क्या पता था कि मौसम दगा दे जाएगा और परेश वापस आ जाएगा, मगर होनी को जो मंजूर होता है वही होता है। परेश की फ़्लाइट कैंसिल हो गई और इस तरह सभी का भांडा फूट गया। परेश के लिए यह हादसा बहुत दर्दनाक था। सभी को वह अपनी जान से भी अधिक प्यार करता था। उसे सभी पर दुख से भी अधिक विश्वास था। उसने कल्पना भी नहीं की थी कि सभी उसके साथ ऐसा विश्वासघात करेगी। इससे तो अच्छा होता कि वह उसका कत्ल ही कर देती। इससे कम से कम उसकी तत्काल मौत तो हो जाती। विश्वासघात से जहर में तो डूबना नहीं पड़ता उसे। अब ज़िंदगी भर का दर्द सहना पड़ेगा उसको। सभी ने वफ़ा की बहुत कस्में खाई और लाख दुहाई देते हुए कहा कि अब वह फिर कभी उस चोर से नहीं मिलेगी। लेकिन परेश का कहना था कि औरत का चरित्र और पुरुष का विश्वास यदि एक बार भंग हो जाता है तो वह फिर कभी जुड़ नहीं सकता है। सभी ने अपना चरित्र ही भंग नहीं किया था, बल्कि उसके विश्वास को भी भंग कर दिया था। सभी ने उसे समझाने की कोशिश की कि उस चोर ने उसके साथ बल प्रयोग किया था, इस कारण उसका चरित्र भंग हो गया। इसमें उसकी क्या
खाता थी, लेकिन उसकी बातें उसकी आँखों की भाषा से मैच नहीं खा रही थी। होठ झूठ बोल सकते हैं मगर आंखें नहीं। परेश ने सभी की आंखों की भाषा पढ़ ली थी। वह कहने लगा, जब तक वह बल प्रयोग करता रहा तब तक तुम निर्दोष थी और गंगा जल की तरह पवित्र थी, लेकिन जैसे ही तुमने उसे सहयोग करना शुरू किया उसी क्षण से तुम अपराधी हो गई थी। अहिल्या जी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। इंद्र ने एक षड्यंत्र के तहत गौतम ऋषि को चंद्रमा की मदद से जल्दी जगाकर नित्य कर्म करने के लिए कुटिया से बाहर भेज दिया था। फिर वह स्वयं ऋषि गौतम का वेश बनाकर अहिल्या जी के पास आया था। अहिल्या जी ने गौतम ऋषि के वेश में भी उसे पहचान लिया था। इसके बावजूद उन्होंने इंद्र का स्वागत किया और उसके कृत्य में पूर्ण सहयोग दिया, जो उनकी भावना को व्यक्त करता है कि वे भी ऐसा ही चाहती थी। इसी बात से तो गौतम ऋषि क्रोधित हुए थे। अहिल्या जी के चरित्र का ही पतन नहीं हुआ था, अपितु गौतम ऋषि के विश्वास का भी कत्ल हुआ था। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी ने अपनी रामायण में यह प्रसंग दिया है। तब ऋषि गौतम के पास अहिल्या जी को त्यागने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रह गया था। तुम्हें भी मेरे पास और कोई विकल्प नहीं छोड़ा है। मैं तुम्हें आज से त्याग रहा हूँ। सभी मैं कल ही तलाक के कागजात अदालत में पेश कर दूंगा। तुम कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र हो। तुम चाहो जो राजी राजी तलाक हो सकता है, नहीं तो कोर्ट से तो होना ही है। परेश ने सभी के सारे संबंध विच्छेद कर दिए। अगले ही दिन परेश ने तलाक की अर्जी कोर्ट में लगा ली। सभी थोड़ी परेशान तो हुई मगर खास नहीं। उसे हजारी पर भरोसा था। वह हजारी के पास चली गई। उसे देखकर हजारी भी बहुत खुश हुआ था। दोनों मज़े से साथ रहने लगे थे। आजकल तो लिव इन की इजाज़त सुप्रीम कोर्ट ने भी दे दी है, तो सभी को इसमें कोई आपत्ति नज़र नहीं आई। धीरे धीरे उसे हजारी की आर्थिक स्थिति पता होने लगी। हजारी एक गरीब आदमी था। जब तक सभी परेश की पत्नी थी उसे पैसे की कोई कमी महसूस नहीं हुई, मगर हजारी के घर की स्थिति देखकर उसे आटे दाल का भाव पता चल गया। हजारी तो खुद एक चोर था। उसके घर में क्या सामान होता, जो कुछ भी था उसके घर में वह सब भी चोरी का ही था। सभी को अब लगने लगा था कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। 2 घड़ी के सुख के लिए उसने पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर ली थी अपनी, और कलंक का टीका लगा सो अलग। लेकिन अब क्या हो सकता था? उसने तो खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी थी, तो इसमें परेश का क्या दोष? परेश की कोई गलती नहीं थी। परेश ने वही किया जो एक आम पति करता है। वह परेश को कुछ कहने की स्थिति में नहीं थी। उसने अदालत में तलाक का विरोध किया। विरोध करने का कारण था पैसा। जीवन निर्वाह के लिए पैसा तो चाहिए ना। केवल प्यार से पेट नहीं भरता है। पेट तो अच्छे खाने से ही भरता है। चोरी के पैसे से बरकत होती है क्या कभी? हजारी चोरी के अलावा और कुछ करता नहीं, तो फिर पेट कैसे भरे? उसने एक उपाय ढूंढ लिया। परेश के पास खूब पैसा था। उसमें से थोड़ा बहुत पैसा यदि वह ले लेती है तो इससे परेश का क्या बिगड़ जाएगा? राजी से तो वह देगा नहीं, तो कोर्ट का डर दिखाकर ही
पैसा ऐंठा जाए। उसने खूब सोच विचार कर ही तलाक का विरोध किया था। अब एकमात्र यही उपाय था परेश से पैसा हड़पने का। वह चाहती थी कि परेश की आधी दौलत उसे मिल जाए तो वह बाकी ज़िंदगी अच्छी तरह से बसर कर ले। इसलिए उसने समझौता करने के लिए परेश से 2 करोड़ रुपये की मांग कर दी। परेश भी अदालत की पेशी भुगतते भुगतते परेशान हो गया था और वह इस झमेले से छुटकारा पाना चाहता था। इसके अतिरिक्त उसके दिल में अभी भी सभी के लिए प्यार बचा हुआ था। आखिर अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार किया था उसने सभी से। इसलिए उसने 2 करोड़ रुपये में सभी से समझौता कर लिया। 2 करोड़ रुपये लेकर सभी ने तलाक के कागजातों पर हस्ताक्षर कर दिए और इस तरह उन दोनों का तलाक हो गया। परेश अतीत की दुनिया से आज की दुनिया में वापस लौट आया। उसने सभी के चेहरे की ओर गौर से देखा। सभी अब पहले जैसी नहीं लग रही थी। पहले वह गुलाब के फूल सी खिली खिली रहती थी, लेकिन आज उसे वह एक मुरझाया हुआ फूल लग रही थी। उसे सभी की हालत देखकर बहुत दुख हुआ, लेकिन इसके लिए वह स्वयं ही जिम्मेदार थी। उसने तो उसकी हालत पर तरस खाकर उसे 2 करोड़ रुपये भी दे दिए थे। उसके पश्चात भी अगर वह खुश नहीं है तो इसमें उसका क्या दोष। वह अतीत की तंग गलियों से निकलकर वर्तमान के खुले दालान में आ गया। उसने अपने होठों के कोनों को फैलाकर सभी से पूछा, कैसी चल रही है तुम्हारी लव लाइफ? अब तो शादी कर ली होगी उस लड़के से, कोई बच्चा भी हो गया होगा अब तक तो। परेश के शब्दों में व्यंग की गहरी चोट थी, जिसे सभी ने शिद्दत के साथ महसूस किया था। परेश का यूं ताना मारना जायज़ भी था। उसका दिल भी नहीं, विश्वास भी टूटा था, तो दर्द उतना स्वाभाविक ही है। उसने अपने वैवाहिक जीवन में कभी कोई गलती नहीं की थी। गलती तो सभी ने की थी, इसलिए उसे सुनना ही पड़ेगा। परेश के व्यंग से सभी की आंखें बहने लगी। परेश का दिल आंसुओं को देखकर पसीज गया। उसने सॉरी कहा। परेश की बात पर वह धीमी आवाज़ में बोली, आपको सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं है। अपराध तो मैंने किया था, इसलिए सॉरी मुझे बोलना चाहिए। खैर छोड़ो इसे। आपको तो पता ही है कि हज़ारी चोरी का काम करता था। मैंने आपसे 2 करोड़ रुपये इसलिए मांगे थे कि इन पैसों से मैं हज़ारी को कोई काम करवा दूंगी। आपसे तलाक मिलने के बाद मैंने उन पैसों में से अपने लिए 1 करोड़ रुपये में एक बढ़िया सा फ्लैट खरीदा और उसमें रहने लगी। शेष बचे 1 करोड़ रुपये से मैंने हज़ारी को एक डिपार्टमेंट स्टोर खुलवा दिया। हज़ारी ने चोरी का धंधा छोड़ दिया और वह डिपार्टमेंट स्टोर में मन लगाकर काम करने लगा। मैं भी पूरा ध्यान लगा रही थी उस डिपार्टमेंटल स्टोर में। थोड़े ही दिनों में वह डिपार्टमेंटल स्टोर चल निकला और हम दोनों खुशहाली की ज़िंदगी जीने लगे। लेकिन भाग्य बहुत प्रबल होता है सर जी। मैंने हज़ारी को तो बदल दिया, लेकिन अपने भाग्य को तो नहीं बदल सकती थी। मुकद्दर ने अपना खेल किया और मेरे कर्मों का फल भी मुझे मिलना था। ईश्वर को शायद मुझे दंड देना होगा, इसीलिए उसने मेरी ज़िंदगी में फिर से उथल पुथल मचा दी। हज़ारी ने चोरी छोड़ दी थी, लेकिन उसकी पिछली चोरियों को तो ख़त्म नहीं किया जा सकता
था ना। उसके खिलाफ बहुत सारे मुकदमे चल रहे थे थानों और कोर्ट में। एक दिन पुलिस से पूछते पूछते उनके डिपार्टमेंटल स्टोर पर आ गई। सभी भी उस समय वहीं पर थी। उसने लाख दुहाई दी, लेकिन पुलिस नहीं मानी और उसे पकड़कर थाने ले गई। उस दिन का गया हजारी आज तक वापस नहीं आया है। वह एकदम से अकेली हो गई थी। उसकी ज़िंदगी एकदम से बदल गई थी। एक तो आपको खोने का दुख, उस पर हजारी के भी बिछड़ने का दर्द, तीसरा अकेली औरत पर हर कोई वासना के डोरे डालने लगता था। इस सबसे वह पूरी तरह टूट गई थी। इस समाज में एक औरत मर्द के बिना अधिक समय तक नहीं सही सलामत नहीं रह सकती है। अकेली औरत पर मर्द बुरी निगाह डालते ही है। यह उनका स्वभाव होता है। इससे बचने का एक ही उपाय है, किसी मर्द की छत्र छाया। हजारी के बिना वह अकेली ज़्यादा दिनों तक रह नहीं सकती थी। उसका मन नहीं लगता था और एक अनजाना सा डर भी लगा रहता था। अकेलेपन ने उसे छोड़कर रख दिया था। उसे भी कोई मर्द के साथ की ज़रूरत महसूस होने लगी। उनकी दुकान में एक नौकर काम करता था जिसका नाम सुरजीत था। हजारी के जेल जाने के बाद उसी ने उस डिपार्टमेंटल स्टोर को संभाला था। उसके कारण हजारी की कमी अधिक महसूस नहीं हुई थी। वह तब तक अविवाहित ही था। उसके लिए वह सबसे आसान शिकार था। मैं तब लगभग 34 साल की हो चुकी थी, जबकि नौकर सुरजीत अभी 27-28 का ही था। उसके पास सौंदर्य भी था और पैसा भी। एक पैसे वाली सुंदर सी मालकिन मिल जाए और क्या चाहिए एक नौकर को। इसलिए सुरजीत ने शादी के लिए तुरंत हाँ कर दी। आपसे तलाक हो ही चुका था और हजारी से शादी की नहीं थी। इसलिए मैं सुरजीत से विवाह करने के लिए स्वतंत्र थी। सुरजीत भी अविवाहित था, इसलिए हम दोनों के विवाह में कोई अड़चन नहीं थी। हम दोनों ने कोर्ट में विवाह कर लिया था। सुरजीत अब नौकर नहीं रहा, बल्कि डिपार्टमेंट स्टोर का मालिक बन गया था। थोड़े दिन तो सुरजीत बहुत बढ़िया रहा था, लेकिन बाद में उस पर दौलत का घमंड छा गया। डिपार्टमेंटल स्टोर का मालिक बनते ही सुरजीत का दिमाग फिर गया। उसे मैं अब बूढ़ी नज़र आने लगी। उसने अपनी दुकान में 4-5 खूबसूरत सी नौजवान लड़कियों को नौकरी पर रख लिया था। उन लड़कियों से उसका चक्कर चलने लगा। उसके किस्से मशहूर होने लगे। मैंने सुरजीत को जब इसकी शिकायत की तो सुरजीत ने मुझे बहुत पीटा और कहा, मैं इस डिपार्टमेंटल स्टोर का मालिक हूँ, जो मैं चाहूँगा वही करूँगा। तू कौन होती है मुझे रोकने वाली? तुझे अपने देवता स्वरूप पति को धोखा दिया था, तब तुझे लाज नहीं आई तो आज आ रही है? खबरदार जो मेरे मामले में दखल दिया, नहीं तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं क्या करती सुरजीत के अत्याचारों को और कब तक झेलती? सुरजीत की हरकतें दिन ब दिन बढ़ने लगी थी। इससे मेरा भी धौर्य जवाब दे गया तो एक दिन मैं सब कुछ छोड़ छाड़कर कानपुर चली आई। यहाँ आकर एक कमरा किराए पर ले लिया और घरों में झाड़ू पोछा करके अपना काम चलाने लगी। मालकिन से नौकरानी बन गई हो, कहते कहते सभी की सिसकियाँ निकलने लगी। परेश उसे सांत्वना देने लगा। अचानक सभी के तेज मस्तिष्क में एक प्लान बना। उसने परेश से कहा, इस स्थिति के लिए तुम जिम्मेदार हो।